हेलो फ्रेंड्स। मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को सबसे पहले हमारी तरफ से गंगा दशहरा और फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पहले से आज फादर्स डे भी है। उसी के साथ साथ आज बहुत ही बड़ा पर्व है जिसे हम गंगा दशहरा कहते हैं, जो हम बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं इस पर्व को। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इन दोनों दिवस की बहुत ही अच्छी तरीके से आनंद भी ले रहे होंगे। इन दोनों दिवस का बहुत ही अच्छी तरीके से आनंद भी ले रहे होंगे। तो आज हम इसी मौके पर आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आज यहाँ पर आप हाफ सेंचुरी लगाने वाले हैं। तो ये टॉप 50 जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आज हम कराने वाली हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एग्जाम्स के नाम लिखे हुए सभी को देखते हुए हमने क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए। तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को देख कर जाना है और साथ ही साथ पेन कॉपी लेकर बैठना है। जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे उस पर नोट डाउन करते हुए आपको चलना है। आज हम आपको बॉटनी और जियोलॉजी दोनों के क्वेश्चंस कराएंगे। सबसे पहले आपको वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आधे जो क्वेश्चन बचे होंगे वो आपको एमसीक्यू टाइप मिलेंगे। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को कंप्लीट आप लोग जरूर देखें। जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक से ही हमको एनर्जी मिलती है जिससे हम आगे भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल पर इस टाइम फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों की वीडियो आ रही हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप हमसे अभी न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको क्या होगा, फायदा ये होगी कि जो भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी जाएगा, तो आप उन वीडियो को देख भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर फिजिक्स की लगातार वीडियो इस टाइम डाली जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। जिनको नहीं पता है वो चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। तो देखो क्लास आज की लंबी होगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो लगातार हमारे साथ आप लोग बने रहना। ठीक है, लगातार क्वेश्चन को देखते रहना और अच्छे से पेन कॉपी लेकर बैठना और उनको सभी पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलना। जितने भी पॉइंट हम आपको बताएं सभी पॉइंट आपकी कॉपी पर नोट डाउन होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट जो हमारा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है। अभी आपको वन लाइनर देखने को मिलेंगे, आगे आधे जो क्वेश्चन बचे हुए होंगे वो आपको एमसीक्यू टाइप भी मिलेंगे। आगे के जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है, सीपीएमटी और एनसीईआरटी क्वेश्चन है सभी। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो लगातार हमारे साथ आप लोग जरूर बने रहना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, मनुष्य में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनुष्य में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो देखते हैं कॉपर की अधिकता यदि हमारे शरीर में हो जाए तो कौन सा रोग होगा। कॉपर का मतलब है सीयू। सीयू यानी कॉपर की अधिकता यदि हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा। तो देखो उस रोग का नाम है बिल्शन। क्या रोग का नाम है, बिल्शन। बिल्सन नाम का एक रोग होता है जो हमारे शरीर में किसकी अधिकता से होता है, कॉपर की अधिकता से। मनुष्य में कॉपर की अधिकता यदि हो जाती है तो उसमें कौन सा रोग उत्पन्न होगा, उस रोग का नाम है बिल्शन रोग। कौन सा रोग है, बिल्शन रोग। तो कॉपी पर नोट डाउन कर लेना। अब बात करते हैं कि यदि लोहे की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में Fe की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है। तो देखो यदि लोहे की अधिकता हमारे शरीर में हो जाती है तो एक रोग का नाम है जिसे कहते हैं फाइडोरोसिस। क्या कहते हैं, फाइडोरोसिस। ये पूरा नाम है फाइडोरोसिस। फाइडोरोसिस। यदि आपके शरीर में कॉपर की अधिकता हो जाती है तो विल्सन नाम का रोग होता है। यदि Fe की अधिकता हो जाती है तो आपके अंदर फाइडोरोसिस नाम का रोग उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। आपके एग्जाम्स के आपसे पूछे भी जा सकते हैं आगे आने वाले जो एग्जाम है उन एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नीले हरे शैवालों को संक्रमित करने वाले वायरस को क्या कहते हैं।
नीले हरे शैवालों यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को संक्रमित करने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो देखो अच्छे से समझना, इसे साइनोफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप लोग कॉपी पर नोट डाउन करते हुए चले। साइनोफेज क्या कहा जाता है? साइनोफेज कहा जाता है। नीले हरे शैवालों को संक्रमित करने वाले वायरस को क्या कहते हैं? तो नीले हरे शैवालों को जो वायरस संक्रमित करते हैं उन वायरस को क्या कहा जाता है? तो वो आपका साइनोफेज कहा जाता है। साइनो का मतलब हो गया नीला हरा और फेज का मतलब है उस पे उसे खाना, उसका भक्षण करना। तो यानी कि नीले हरे शैवालों को संक्रमित करने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? यदि आपसे ये पूछा जाए तो क्या बताओगे? साइनोफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोफेज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको हम दो क्वेश्चन एक ऐसे एक्स्ट्रा बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से क्वेश्चन को समझना। कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यदि आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताओगे? तो आपको बताना हैदराबाद। क्या पर स्थित है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है जो हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद में ये स्थित है। अब बात करते हैं हैदराबाद में और क्या होता है। तो हैदराबाद में आपका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने सुनी, डीएनए अंगुली छाप जिसे कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट का जो कार्य किया जाता है, जो कार्य जो चलता है आपका, कहाँ पर ये काम चल रहा है? तो ये आपका हैदराबाद में ही चलता है। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो कार्य किया जाता है, काम जो है वो कहाँ पर चलता है, कहाँ चल रहा है? तो वो आपका इस टाइम हैदराबाद में ही चलता है। कहाँ पर? हैदराबाद में। हमारे भारत देश की बात की जाए तो कहाँ पर चलता है? हैदराबाद में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए जिसे हम क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट कहते सकते हो आप, या डीएनए अंगुली छाप भी इसे कहते हैं। तो ये काम कहाँ चलता है? आपका हैदराबाद में। और कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो भी आपका हैदराबाद में ही स्थित है। अब बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? यदि आपसे पूछा जाए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने इसे किसने विकसित किया था? यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तब आप क्या बताओगे? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जिसने विकसित किया था उनका नाम है एलेक जेफरी। क्या नाम है? एलेक जेफरी नाम के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस तकनीक को विकसित किया था। कौन है? एलेक जेफरी। एलेक जेफरी नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इस तकनीक को विकसित किया था। कब किया था? यदि आपसे ये पूछा जाए तो 1985 ईस्वी में विकसित किया था। तो यहाँ से आपको तीन क्वेश्चन मिले देखने को। कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो आपका हैदराबाद में स्थित है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य कहाँ किया जाता है? तो वो भी आपका हैदराबाद में ही किया जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में किसने बताया था? तो वो आपका एलेक जेफरी नाम के वैज्ञानिक ने 1985 ईस्वी में इसके बारे में बताया हुआ था। ठीक है, आपको अच्छे से इन क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को समझते हुए चलना है हमारे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विरोधी आवेश युक्त कोलाइडी कणों के परस्पर मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है। विरोधी आवेश युक्त, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैव विकास चैप्टर से संबंधित है। विरोधी आवेश युक्त कोलाइडी कणों के परस्पर मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है। देखो हमें आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम बेफालतू क्वेश्चन यहाँ लेकर आए, इजी क्वेश्चन लेकर आए, वो आपको कराएं तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा, उसके साथ साथ मेरा भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है और आपका भी हो रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ना आपका बर्बाद करना है ना अपना करना है। हम वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। बेफालतू आपको हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। विरोधी आवेश युक्त कोलाइडी कणों के परस्पर मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है। किन पदार्थों का निर्माण होता है ये आपसे पूछा गया है। तो उस पदार्थ का नाम है कोएसरवेट्स। क्या नाम है उसका? कोएसरवेट्स नाम का एक पदार्थ बनता है जो किसके मिलने से बनता है? कोलाइडी कणों के मिलने से बनता है। आपसे पूछा जा सकता है कोएसरवेट्स क्या होते हैं? ये समुद्र में बनते हैं। ये जो पदार्थ है कोएसरवेट्स, ये आपका कहाँ बनता है? तो ये समुद्र के पानी में बनते हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिए। पहली बात तो
क्वेश्चन क्या है कि विरोधी आवेश युक्त यानी विरोधी आवेश युक्त कोलाइडी कणों के परस्पर मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है। किस पदार्थ का निर्माण होता है यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कोएसरवेट्स पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भूमंडल से बाहर जीवन के संभावित अस्तित्व के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूमंडल के बाहर यानी पृथ्वी के बाहर ग्रह, बाकी के जो ग्रह उपग्रह हैं उन पर जीवन के संभावित अस्तित्व को, जीवन के संभावित अस्तित्व के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसे कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है? एक्सो मान क्या? एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। एक्सो का जहाँ एक्स शब्द लग जाए ये एक्स वहां समझ लेना, यहाँ पर किसी बाहरी चीज की बात हो रही है। तो एक्सोबायोलॉजी उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। आपसे पूछा जाए कि भूमंडल से बाहर यानी पृथ्वी के बाहर जीवन के संभावित अस्तित्व के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उस स्टडी को क्या कहा जाता है, तो वो आपका एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। बाह्य अंतरिक्ष अध्ययन भी कह सकते हैं, बाहरी अंतरिक्ष का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो वो आपका एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। हम आपको शाखाएं कुछ करा भी चुके हैं, एक दिन हमने बोर्ड पर क्लास ली थी। कुछ शाखाएं और हैं आपकी जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, लगभग टॉप 25 या 30 हो सकती है आपकी, जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों की शाखाएं, वो हम आपको एक दिन बोर्ड पर ही कराएंगे। बोर्ड पर हम जल्दी क्लास लेने में थोड़ा सेटअप कर लें सही से अपना, फिर हम आपकी बोर्ड पर ही क्लास लेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से हम आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में भी बताएंगे जो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिपेटस किन 2 संघों के बीच की कड़ी है? पेरिपेटस किन 2 संघों के बीच की कड़ी है? तो देखो पेरिपेटस जो आपकी होती है किन 2 संघों के बीच की कड़ी है, यदि आपसे पूछा जाए तो ये आपकी एनिलिडा, पहला संघ जो आपका है वो एनिलिडा है जिसमें हमारा केंचुआ जोंक आता है। उसके साथ साथ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ जिसे कहा जाता है और इसमें सबसे ज्यादा आपके कीट आते हैं, कीट पतंगे जो आते हैं वो सबसे ज्यादा किस संघ में आते हैं, तो वो आपके आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। सबसे बड़ा संघ यदि आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो संघ है आपका वो आर्थ्रोपोडा ही होता है। हम यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन क्या था हमारा, पेरिपेटस किन 2 संघों के बीच की कड़ी, किन 2 फाइलम के बीच की कड़ी है? तो जो पेरिपेटस जो जीव है इसमें 2 संघों के लक्षण पाए जाते हैं, एक आपका एनिलिडा और दूसरा आपका आर्थ्रोपोडा। इन दोनों संघों के बीच की कड़ी इसे कहा जाता है। इन दोनों संघों के इसमें लक्षण पाए जाते, इसलिए इसे एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपोर्टेंट है, वो भी आप सीखते हुए चले। क्या क्वेश्चन है कि ये यदि आपसे पूछा जाए कि नियोपिलाना किसके बीच की कड़ी है? नियोपिलाना, नियोपिलाना एक जीव का नाम है। क्या नाम है? नियोपिलाना। नियोपिलाना एक जीव का नाम है। यदि आपसे पूछा जाए ये किसके बीच की कड़ी है, किन संघों के, किन 2 संघों के बीच की कड़ी है, तो आप तब क्या बताओगे? तो आपको बताना है नियोपिलाना जो होता है वो एनिलिडा, उसके साथ साथ ये मोलिस्का के बीच की कड़ी है। हम इसे यहाँ पर हटा रहे हैं तो आप लोग नोट डाउन कर ले। पेरिपेटस जो होता है वो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है, जबकि नियोपिलाना जो आपका होता है वो एनिलिडा, एनिलिडा और मोलिस्का के बीच की कड़ी है। एनिलिडा और मोलिस्का के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? नियोपिलाना को कहा जाता है। इसे एनिलिडा और मोलिस्का के बीच की कड़ी कहा जाता है, जबकि पेरिपेटस को एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी। कैसे याद करोगे? देखो हम आपको याद करने की ट्रिक्स बताते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में क्या शब्द आ रहा है? पा, और पेरिपेटस में क्या आता है? पा। तो आप इसे याद कर लेना कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा यदि आ रहा है तो वो पेरिपेटस होगा, और नियोपिलाना यदि है तो एनिलिडा है और आपका मोलिस्का है। मोलिस्का और एनिलिडा के बीच की कड़ी पूछी जाए तो नियोपिलाना है, और आर्थ्रोपोडा की जब बात की जाए तो वो आपका पेरिपेटस होगा। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छी से समझ में आ गए हो, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे और पूछा जाता है, आर्कियो ओपेटेरिक्स, आर्कियो ओपेटेरिक्स एक जीव है वो किसके बीच की कड़ी है? तो वो पक्षी और स्तनधारी के बीच की कड़ी है, सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी है। शायद कंफ्यूज हम हो रहे थोड़ा, कोई बात नहीं, हम आपको क्लियर करके बता देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ऑर्कियोपेटेरिक्स जो है वो किसके बीच की कड़ी है। हम आपको पहले भी बता चुके, थोड़ा हम यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके, तो गलती बिल्कुल भी हम भी नहीं करना चाहते, लेकिन कंफ्यूज है थोड़ा,
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ऑर्कियोपेटेरिक्स जो है वो किसके बीच की कड़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी। तो देखो जीवन की जो उत्पत्ति है आपसे पूछा है किस महाकल्प में हुई, तो उस कल्प का नाम है, उस महाकल्प का नाम है युग का प्रोटी प्रोटी प्रोटीरोजोइक प्रोटीरोजोइक रोजोइक। ठीक है, आप लोग याद कर लेना अच्छी तरीके से। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी, तो आप बता सकते हो प्रोटीरोजोइक महाकल्प में हुई थी। यदि आपसे पूछा जाए कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प किस युग में हुई थी, तो उस युग का नाम है प्रोटीरोजोइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से हम आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में बताएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोनों, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। आपके बीएससी नर्सिंग जो एग्जाम हुआ है, सीपी नेट हुआ, उन और जीएसबीएम जो कानपुर वाला जो एग्जाम है, इन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, हमने देखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं सील के फिलीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अंगली टांगे किसके उदाहरण है। सील के फिलीपर, चमगादड़ के पंख और घोड़े की अंगली टांगे किसके उदाहरण हैं। तो देखो ये जो तीनों उदाहरण हैं वो आपके किसके हैं, यदि आपसे पूछा जाए तो ये जो उदाहरण है वो आपके समजात अंग के उदाहरण हैं। समजात, अब बात की जाए कि समजात अंग क्या होते हैं, इसे समजात अंग भी कहा जाता है, इसके साथ साथ इसे एक नाम से और जाना जाता है, इसे कहते हैं अपसारी जैव विकास। अपसारी जैव विकास आपसे बात की जाए चाहे समजात अंग की बात की जाए, ये एक ही बात होती है, अपसारी जैव विकास। अपसारी जैव विकास, समजात अंग को दूसरे नाम से जाना जाता है अपसारी जैव विकास। तो आप याद कर लें कि सील के फिलीपर, चमगादड़ के पंख और घोड़े की जो अंगली टांगे वो किसके उदाहरण हैं, तो वो आपके समजात अंग के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं समजात अंग की, आपसे डेफिनेशन भी पूछी जाती है एग्जाम में कि ये समजात अंग किसे कहते हैं, तो उसमें आपको कई उदाहरण दिए जाएंगे, सॉरी उदाहरण नहीं, आपको कई ऑप्शन दिए जाएंगे। तो समजात अंग की जो डेफिनेशन है वो आपकी क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा लिखते हैं उसे। तो समजात अंग आपका किसी तो ऐसे अंग जिसकी संरचना तथा उत्पत्ति समान हो, ऐसे अंग जिनकी संरचना देखी जाए और उत्पत्ति ये देखी जाए तो वो समान हो, लेकिन कार्य जो हो वो भिन्न भिन्न हो। संरचना और उत्पत्ति है तो उनकी कैसी है, समान है। संरचना है किसी जीव और उनकी संरचना और उत्पत्ति देखी जाए तो समान हो, और लेकिन उनके जो कार्य, उनके कार्य जो हो वो अलग अलग हो, तो ऐसे अंगों को आप क्या कहते हैं, समजात अंग कहा जाता है। कार्य जो है वो अलग अलग होते हो और संरचना और जो उत्पत्ति हो वो समान हो, तो ऐसे अंग को समजात अंग कहा जाता है। इसके विपरीत आपका एक होता है समरूप अंग। यदि संरचना और उत्पत्ति अलग अलग है, उनकी संरचना और उत्पत्ति यदि अलग अलग है और कार्य एक समान है, कार्य एक समान है, तो ऐसे अंगों को समरूप अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समरूप अंग। यदि संरचना और उत्पत्ति अलग अलग है, कार्य समान है, तो ऐसे अंगों को समरूप अंग कहा जाता है। और संरचना और उत्पत्ति यदि समान है, कार्य यदि अलग अलग है, तो ऐसे अंगों को समजात अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समजात अंग कहा जाता है। दोनों परिभाषा आप लोग अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि सील के फिलीपर और चमगादड़ के पंख और घोड़े की अंगली टांगे किसके उदाहरण है, तो ये आपके समजात अंग के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, समजात अंग। अब क्या समजात अंग कैसे, देखो समझ लो। तो देखो सील के फिलीपर और चमगादड़ के जो पंख और घोड़े की अंगली टांगे, इनकी जो संरचना है, इनकी जब संरचना देखी गई तो कुछ इनकी संरचना और उत्पत्ति समान दिखाई दी। संरचना इनकी देखी गई तो कुछ समान दिखाई दी, लेकिन इनके कार्य अलग अलग है। सील के फ्लीपर जो होते हैं उनका काम तैरने का होता है, चमगादड़ के पंख होते हैं वो उड़ने का काम करते हैं, जबकि घोड़े की अंगली टांग है वो दौड़ने का काम करते हैं। तो कार्य जो हुए वो कैसे हुए, अलग अलग। कार्य जो हुए कैसे हुए, अलग अलग, लेकिन इनकी जब सकल संरचना देखी गई, इनकी उत्पत्ति देखी गई तो कुछ एक समान इनकी दिखाई दी, तो इसलिए इनको समजात अंग कहा जाता है। ठीक है, अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा समजात अंग किसे कहते हैं और समरूप अंग किसे कहा जाता है। अपसारी जैव विकास की बात की जाए तो समजात अंग की बात हो रही वहां पर, और अभिसारी की बात की जाए, अभिसारी शब्द यदि कहीं पर आ जाए, अवसारी जैव विकास की बात की जाए तो वहां पर उसे कहते हैं समरूप अंग। क्या कहते हैं, समरूप अंग का जो दूसरा नाम है वो अवसारी जैव विकास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिंगल सेल प्रोटीन किस में मिलती है। सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि एकल कोशिका प्रोटीन, एकल कोशिका, सिंगल सेल प्रोटीन को हिंदी में कहा जाता है एकल कोशिका प्रोटीन। एकल कोशिका प्रोटीन आपकी कहाँ पर मिलती है, किस में मिलती है, यदि आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताओगे। तो ये जो आपकी है वो स्पाइरुलिना नाम का एक शैवाल होता है, इसमें मिलती है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना नाम का एक शैवाल होता है जिसमें आपकी सिंगल सेल प्रोटीन पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 12th क्लास का क्वेश्चन है, पूछा जाता है सिंगल सेल प्रोटीन किस में मिलती है, तो वो आपकी स्पाइरुलिना नाम का शैवाल होता है, उसमें आपकी सिंगल सेल प्रोटीन पाई जाती है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं और सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप करके नहीं जाना, नहीं तो आप बाद में पछताओगे, पक्का पछताओगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट तक क्लास को जरूर देखना आज की, बहुत ही मेहनत से हमने आपकी ये क्लास तैयार की है। हम सुबह से लगे हुए तब हमने ये 50 क्वेश्चन तैयार कर पाए, शाम को लगे रहे, फिर सुबह से अब लगे हुए तब हमने आपकी ये क्लास तैयार, तब हम ये क्लास अब डाल पा रहे आपके लिए। 4:19 हो रहे हैं तब आप ये क्लास हम तैयार कर पाए, सुबह से लगे हुए तब। तो बहुत ही अच्छी क्लास है इसका मतलब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। मेंडल के कारकों को जीन्स का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। मेंडल के कारकों, मेंडल ने जो कारक शब्द उत्पत्ति दी थी, कारक शब्द जो दिया था जीन के लिए, मेंडल ने कारकों को जीन्स का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। मेंडल के जो फैक्टर थे उनको जीन नाम दिया गया था, वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, ये आपसे पूछा गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन जॉनसन के द्वारा, जोहानसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन शब्द की उत्पत्ति, जीन शब्द का नामकरण जो किया था वो जोहानसन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो जीन शब्द आपका जोहानसन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। और जीन शब्द, मेंडल ने जो कारक शब्द जो यूज किया था उसे ही हम जीन कहते हैं, अब उसे ही हम क्या कहते हैं, अब जीन्स कहते हैं। तो वो आपका क्या है, जॉनसन। और जीन का मतलब होता है डीएनए की सबसे छोटी इकाई। यदि आपसे पूछा जाए कि अनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई क्या है, डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो आपकी जीन ही होती है, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। ठीक है, तो जीन शब्द किसने दिया था, तो जीन शब्द आपका जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ये क्वेश्चन आपके सीपी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सीपी नेट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मेंडल के कारकों को जीन शब्द किसने दिया था, तो वो आपके जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृत्रिम जीन का संश्लेषण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। कृत्रिम जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो देखो, कृत्रिम जीन का संश्लेषण सबसे पहले, हम डायरेक्ट आपको आंसर इसका बता देते, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया गया था। कृत्रिम जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। ठीक है, अच्छे से नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यूरोस्पोरा को और किस नाम से जाना जाता है। न्यूरोस्पोरा क्या है, सबसे पहले बात करते हैं तो ये एक प्रकार का आपका कवक है। क्या है, एक कवक का नाम है। न्यूरोस्पोरा जो आपका है वो एक प्रकार का क्या है, कवक है, फंजाई है, फंगस है। न्यूरोस्पोरा को और किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूरोस्पोरा को आपको क्या कहा जाता है, तो पादप जगत का इसे ड्रोसोफिला कहा जाता है। पादप जगत का ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला आपने सुना होगा, मक्खी का नाम है शायद, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। आप लोग नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना कि न्यूरोस्पोरा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। पादप जगत का ड्रोसोफिला यदि आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हो कवक है जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा। कवक की हमारी कुछ पार्ट बचा हुआ है जो हम आपको शायद कल ही करा दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। अभी आपसे पूछा गया था कि पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तो पादप जगत का जो उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है, किसे कहा जाता है,
तो वो आपका ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आने वाले जो पादप होते हैं वो आपके जल में भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ वो आपके स्थल भी पाए जाते हैं, यानी थल में भी पाए जाते हैं। जल और थल दोनों में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और किसे कहा जाता है? तो वो आपका ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे। पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है? तो न्यूरोस्पोरा कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो वो आपका ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके सीपी नेट, यानी कि सीपी नेट नहीं, सीपीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, आईसीबीएन और आईसीजेडएन क्या है? इनके पूरे नाम आपको बताने। आईसीबीएन और आईसीजेडएन ये यूपी सीपीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें? यूपी सीपीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाल ही में लगभग 2018 या 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आईसीबीएन और आईसीजेडएन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीबीएन। तो आईसीबीएन की जो फुल फॉर्म है, हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय वानस्पतिक नामकरण संहिता। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वनस्पतिक, हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करते हुए चले। वानस्पतिक नामकरण संहिता, नामकरण यानी इसी के द्वारा आपके जो वनस्पतिक होते नाम वो यहाँ पर नामकरण इनके द्वारा किए जाते हैं, इसी संस्था के द्वारा। तो आईसीबीएन जो है वो आपका क्या है? इसकी फुल फॉर्म अंतरराष्ट्रीय वानस्पतिक नामकरण संहिता। इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि इंग्लिश में आपसे ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय का मतलब, आई का मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल, सी का मतलब है कोड, और बी का मतलब है आपका बॉटनिकल, और एन का मतलब है नोमेनक्लेचर। तो फुल फॉर्म हम यहाँ पर बताते हैं, आप लोग नोटबुक पे नोट डाउन कर ले। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब बात करते हैं आईसीजेडएन की क्या फुल फॉर्म होगी। तो आईसीजेडएन की जो फुल फॉर्म होगी वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल जूलॉजी जूलॉजिकल जूलॉजिकल लॉजी जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। तो दोनों ही फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और उसकी क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल। आपको बी की जगह पर बॉटनिकल लगाना है, शेष वही है, और जेड की जगह पर आपको जूलॉजिकल लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आज का हमारा। उस जीवित ऊतक का नाम बताइए जो मुख्यतः शाकीय पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। उस जीवित ऊतक का नाम बताइए जो मुख्यतः शाकीय पौधे, जो शाकीय पौधे होते हैं उनको यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। उस ऊतक का नाम, उस टिश्यू का नाम आपको बताना होगा। तो क्या होता है उस टिश्यू का नाम? स्थूल कोण ऊतक। क्या कहते हैं उसे? स्थूल कोण ऊतक कहते हैं उसे हम। क्या कहते हैं? स्थूल कोण ऊतक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉलिन कायमा। इंग्लिश में भी ये नाम याद कर लेना क्योंकि कभी कभार हिंदी में न दे के वो आपको इंग्लिश में देंगे, तो आप दोनों ही शब्द याद कर लें। उस ऊतक, उस जीवित ऊतक का नाम क्या है जो शाकीय पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? ऐसा ऊतक कौन सा है जो यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है? उसका नाम है स्थूल कोण ऊतक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉलिन कायमा। क्या कहा जाता है? कॉलिन कायमा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे अच्छे से याद कर लें, आपको आगे एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। तो उस जीवित ऊतक का नाम क्या है जिसे हम, जो शाकीय पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, उसे कहते हैं कॉलिन कायमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पादप में गार्ड सेल्स कहाँ पाई जाती है? पादप में द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पादप में जो द्वार कोशिकाएं होती है, जो गार्ड सेल्स होती है, वो आपके रंध्रों में पाई जाती है। पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, क्या होते हैं आपके? स्टोमेटा। स्टोमेटा जो पाए जाते हैं, रंध्र जो होते हैं, उसी में आपके क्या पाई जाती है? गार्ड सेल्स पाई जाती है। पादपों में द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? यदि आपसे पूछा जाए तो रंध्रों में पाई जाती है। और रंध्र कहाँ होते हैं? पत्तियों में होते हैं, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमेटा। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। तो आपको पता चल गया होगा कि गार्ड सेल्स कहाँ पाई जाती है, तो वो आपकी
रंध्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधों में पाए जाने वाले मेजर एलिमेंट्स या बड़े पोषक तत्वों के नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स के लिए। पौधों में पाए जाने वाले मेजर एलिमेंट्स, ये बड़े पोषक तत्व कह लो इसे, या आपको मैक्रो एलिमेंट्स कह लो, या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कह लो पोषक, या मेजर एलिमेंट्स कह लो। मेजर एलिमेंट्स यानी बड़े पोषक तत्वों के आपको नाम बताने, हम आपको सभी नाम बता देंगे। ये आपको कोई भी पूछा जाए एग्जाम में, आप अच्छे से याद कर लेना सभी के नाम, ठीक है। चाहे आप कैसे भी याद करो, चाहे ट्रिक कोई अपनी लगा लेना या अच्छे से रट लेना उसे, लेकिन आपको सभी पोषक तत्वों के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं, पौधों में पाए जाने वाले मेजर एलिमेंट्स या बड़े पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो देखो, बड़े पोषक तत्व जो आपके सबसे पहले कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, उसके बाद आपका पोटेशियम, उसके बाद आपका कैल्शियम, उसके बाद आपका मैग्नीशियम। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तत्वों के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, और उसके बाद सल्फर, आपका पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पौधों की क्योंकि ये आपका जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसमें सहायक भी होता है। तो पौधों में पाए जाने वाले जो बड़े पोषक तत्व हैं वो आपके कौन, जो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं वो आपके कौन कौन से, तो आपके ये इतने तत्व जो हमने नाम लिखे ये सभी बड़े पोषक तत्व कहे जाते हैं पौधों में, ठीक है। तो ये सभी नाम आप लोग याद कर लेना, CHO, PNS, KCAMG, ऐसे याद कर लेना, CHO, PNS, KCAMG, पोटेशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऐसे याद कर लेना अच्छे से, CHO, PNS, KCAMG, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फूल गोभी में ब्राउन हार्ट बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। फूल गोभी में ब्राउन हार्ट जो बीमारी है वो किसकी कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण आपकी फूल गोभी में ब्राउन हार्ट नाम की बीमारी हो जाती है। तो देखो, जब फूल गोभी में कॉपर की कमी हो जाए, किसकी, किस तत्व की कमी हो जाए, जब कॉपर तत्व की कमी हो जाती है पौधों में, फूल गोभी के पौधों में, तब आपका एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे कहते हैं ब्राउन हार्ट। ब्राउन हार्ट जो रोग है वो किससे संबंधित है, तो आप फूल गोभी से बताओगे। पूछा जाए किसकी कमी के कारण होता है, तो ये कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो कॉपर तत्व की कमी के कारण ऐसा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा, एक पाइरुविक के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं। एक पाइरुविक अम्ल के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं। जो प्रकाश जो श्वसन वाला चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि एक पाइरुविक अम्ल के संपूर्ण ऑक्सीकरण या तो इसका संपूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाए तो कितने एटीपी बनेंगे, कितने एटीपी का निर्माण होगा, यानी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। तो यहाँ पर आपका जो बनेंगे वो 15 एटीपी बनेंगे। कितने बनेंगे, 15। एक पाइरुविक अम्ल के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो वो आपके 15 एटीपी का निर्माण होता है। अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्वसन गुणांक RQ क्या होता है। इस क्वेश्चन के बाद आपको MCQ मिलेंगे, इस क्वेश्चन के बाद आपको MCQ मिलेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हमारे सभी आपके MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे भी गए क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। क्वेश्चन यदि अच्छे लग रहे हो, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज इस क्लास को लाइक जरूर करना। आपसे बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके लाइक से ही हमको एनर्जी मिलती है, हमको भी पता चले कि आप लोग अपना प्यार कितना दिखाते हो, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन है, तो आप लोग इतना शेयर करना कि 50 लोगों से इस क्लास को शेयर करना और 50 लाइक आज शाम तक हो जाने चाहिए, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, श्वसन गुणांक RQ क्या होता है। श्वसन गुणांक यानी कि जो रेस्पिरेटरी क्वेटेंट है उस क्या होता है, इसे किसे कहते हैं श्वसन गुणांक। यदि आपसे पूछा जाए कि श्वसन गुणांक किसे कहा जाता है, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। तो देखो, RQ का मतलब होता है विमोचित CO2 की कमी। विमोचित यानी कि निकाली गई CO2,
विमोचित CO2 की कमी, CO2, ठीक है, CO2 की कमी, विमोचित CO2 की कमी बटे ली गई ऑक्सीजन की मात्रा, ली गई ऑक्सीजन की मात्रा, यानी कि छोड़ी गई CO2 और ली गई ऑक्सीजन की मात्रा को ही हम श्वसन गुणांक कहते हैं। विमोचित CO2 की कमी और विमोचित CO2 की मात्रा, सॉरी, विमोचित CO2 की मात्रा, यहाँ पर मात्रा आप लोग लिख लेना, मात्रा, विमोचित CO2 की मात्रा वटे ली गई O2 की मात्रा को ही हम श्वसन गुणांक कहते हैं। विमोचित CO2 की मात्रा बटे में ली गई O2 की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक। आरक्यू की फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा है तो रेस्पिरेटरी क्विटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्विटेंट के नाम से इसे जाना जाता है। स्पेलिंग हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आरक्यू का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेस्पिरेटरी, 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 रेस्पिरेटरी क्विटेंट, QUOTIENT, ठीक है, क्विटेंट के नाम से इसे जाना जाता है। तो क्या हुआ, इसकी जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो विमोचित CO2 की मात्रा बटे ली गई O2 की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन आपके जो है वो MCQ है। क्वेश्चन नंबर आज का है 22 है, जो हमारा MCQ टाइप क्वेश्चन है और NCERT क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी सजीव जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि, सभी सजीव जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि इनमें एक ही किस्म का सामान्य आनुवंशिक पदार्थ होता पाया जाता है। यह सामान्य आनुवंशिक पदार्थ की हिस्सेदारी करते हैं, परंतु हिस्सेदारी की डिग्री अलग अलग होती है। सभी में सामान्य कोशिकीय संगठन होता है। उपयुक्त सभी, तो सभी जीव एक दूसरे से जुड़े होते क्यों होते ऐसा, तो देखो इनमें एक ही किस्म का सामान्य आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सभी का आनुवंशिक पदार्थ सामान्य नहीं होता, एक ही किस्म का नहीं होता है। किसी में DNA पाया जाता है तो किसी में RNA पाया जाता है, तो एक ही किस्म का नहीं होता। तो ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं लगी हमें। यह सामान्य आनुवंशिक पदार्थ की हिस्सेदारी करते हैं और परंतु हिस्सेदारी की डिग्री अलग अलग होती है, तो ये भी कोई पॉइंट सटीक नहीं बैठ रहा हमारा। सभी में सामान्य कोशिकीय संगठन होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। चाहे आप पादप ले लो, चाहे आप जीव ले लो, कोई जंतु ले लो, उसमें जो कोशिकीय संगठन है वो कैसा होता है, सामान्य ही होता है। जो कोशिकीय संगठन है वो कैसा होता है, सामान्य होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। सभी सजीव जीव जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसके कारण जुड़े होते हैं, तो सभी में सामान्य कोशिकीय संगठन पाया जाता है। सभी में जो उनका जो शरीर है वो किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जो उनकी जो शरीर है, शरीर की जो संरचनात्मक इकाई है वो आपकी क्या होती है, कोशिका होती है। तो इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंटेंजियम वाइवम फ्लूडम तथ्य किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कंटेंजियम वाइवम फ्लूडम, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है जीवित तरल संक्रामक। ये शब्द भी अभी बताएंगे किसके लिए प्रयोग किया गया है। कंटेंजियम वाइवम फ्लूडम जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया था, ये भी हम आपको आगे अभी बताएंगे। तो कंटेंजियम वाइवम फ्लूडम जो तथ्य है जो आपका किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये आपका इवानोवस्की, MW विजेरिंग के द्वारा, स्टैनले के द्वारा या रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो आप लोग अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है। ये आपका MW विजेरिंग के द्वारा तथ्य दिया गया था। कंटेंजियम वाइवम फ्लूडम जो तथ्य है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये आपका MW विजेरिंग कब किया था इन्होंने, तो 1898 ईस्वी में इस तथ्य को दिया हुआ था। इस तथ्य को किसने दिया था, तो MW विजेरिंग ने दिया था। किसके लिए दे रहा, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया था, तो ये शब्द आपका वायरस के लिए प्रयोग किया गया था। किसके लिए, वायरस जो होता है, जो विषाणु होता है, उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया था। कौन सा, कंटेंजियम वाइवम फ्लूडम। कंटेंजियम वाइवम फ्लूडम जो तथ्य है वो MW विजेरिंग के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था, तो 1898 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीवित तरल संक्रामक निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। जीवित तरल संक्रामक निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है, तो जीवित तरल जो आपका संक्रामक है
वो किसके लिए शब्द उपयुक्त है? तो ये आपका विषाणु के लिए उपयुक्त है। ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो ये शब्द आपका विषाणु यानी वायरस के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया था। जीवित तरल संक्रामक में किसके लिए उपयुक्त शब्द है? तो ये आपका विषाणु के लिए उपयुक्त शब्द है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है यानी कि टोटल क्वेश्चन की बात की जाए, इन क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे पहले से, कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पीपीएलओ क्या होता है? तो माइकोप्लाज्मा का जो दूसरा नाम है वो आपका पीपीएलओ होता है। ठीक है, हम आपको बता भी चुके, क्लास इसकी ले भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। अब देखो 25 ही क्वेश्चन हमारे बचे हुए, 25 हम कर चुके हैं। विषाणु तथा वायरस में अंतर होता है। आप लोग पूरी क्लास एक बार में ना देख पाओ तो 2 बार देखना, आधी आधी करके, लेकिन क्लास पूरी देख कर ही जाए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है रियल में, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, विषाणु तथा वायरस में अंतर होता है। विषाणु तथा वायरस में क्या अंतर होता है? वायरस में प्रोटीन आवरण नहीं होता है, लेकिन विषाणु में यह पाया जाता है। वायरस में प्रोटीन आवरण नहीं होता है, लेकिन विषाणु में यह पाया जाता है। विषाणु में कम आणविक भार वाला आरएनए पाया जाता है, जबकि वायरस में नहीं। दोनों ए और बी, दोनों इनमें से कोई नहीं। ये आपसे पूछा गया है। विषाणु तथा वायरस में आपसे अंतर पूछा गया है, तो देखो कैसे अंतर करोगे इसमें। क्वेश्चन जो पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि वायरस में प्रोटीन आवरण नहीं होता है, वायरस में प्रोटीन आवरण नहीं होता है, लेकिन विषाणु में यह पाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। विषाणु में जो आवरण होता है वो, उस आवरण को क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। विषाणु में जो प्रोटीन का आवरण चढ़ा होता है उस आवरण को क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सिड। लेकिन वायरस जो आपके होते हैं, विषाणु से सूक्ष्म होते हैं, एक प्रकार के वायरस के साथ भाई मान लो आप छोटे। वायरस जो आपके होते हैं उसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, केवल केवल उसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है। केवल केवल उसमें आनुवांशिक पदार्थ आपका डीएनए या आरएनए पाया जाता है, लेकिन उसमें प्रोटीन का आवरण आपका नहीं होता है। और दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि विषाणु में कम आणविक भार वाला आरएनए होता है, पाया जाता है, जबकि वायरस में नहीं। तो ये बात गलत है। विषाणु में जो आणविक भार होगा, आणविक जो भार होगा, आरएनए जो होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा, कम मात्रा में नहीं होगा। लेकिन वायरस जो होते हैं उनमें कम मात्रा में। ये उल्टा यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता हमारा। और सी का कोई मतलब नहीं है, फिर डी का फिर कोई मतलब नहीं है। तो बचा जो ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वायरस में प्रोटीन आवरण नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन विषाणु में यह पाया जाता है। विषाणु में प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, और वायरस में प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यू वो ज्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और जो है नहीं वो आपके पूछे हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, सीपीएमटी, नीट, इनमें पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, जंतुओं के वर्गीकरण में वर्गीकी की इकाई फाइलम पादपों के वर्गीकरण के किस पदानुक्रमी स्तर के बराबर होता है? जो फाइलम शब्द है, जो संघ, ये क्वेश्चन तो हम आपको पहले ही सॉल्व करा चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व करा चुके हैं। फाइलम जो शब्द है वो पादपों के वर्गीकरण के किस पदानुक्रमी स्तर के बराबर होता है? इनमें से किसके बराबर है ये? जंतुओं के वर्गीकरण में वर्गीकी की इकाई फाइलम होती है। जंतुओं में संघ को फाइलम कहा जाता है, जबकि पादप में जो संघ होता है उसे क्या कहा जाता है? फाइलम को क्या कहा जाता है? तो उस वहां पर फाइलम की जगह पर दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं डिवीजन, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रभाग। क्या कहा जाता है? प्रभाग। पादपों के लिए फाइलम की जगह पर आप किस शब्द का प्रयोग करोगे? तो डिवीजन का प्रयोग करोगे। और जंतुओं की जब बात की जाए, जंतुओं के वर्गीकरण की जब बात चल रही हो, तो वहां पर आपको फाइलम शब्द ही प्रयोग करना है। कौन सा शब्द प्रयोग करना है? फाइलम। लेकिन पादपों का जब वर्गीकरण की बात चल रही हो, पादपों का वर्गीकरण किया जाए, तब आप क्या लिखोगे वहां पर? तो वहां पर आप फाइलम की जगह पर डिवीजन शब्द का प्रयोग करोगे। किस शब्द का प्रयोग करोगे? डिवीजन, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रभाग। ठीक है, तो फाइलम शब्द है वो जंतुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, संघ शब्द, और जबकि डिवीजन यानी प्रभाग शब्द जो होता है वो पादपों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा चुके, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएचयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसलिए हम बार बार करा रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार दोहराए भी जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार बीएचयू में पूछा भी गया है। ठीक है,
और आपके बाकी के एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट की सबसे पहले बात करते हैं क्या है, तो हेट्रोसिस्ट एक प्रकार की कोशिका है। ये क्या है, एक प्रकार की सेल है। पहली बात तो हेट्रोसिस्ट जो है वो आपकी एक प्रकार की क्या है, सेल है। ये किस में पाई जाती है, साइनोबैक्टीरिया में, कवक में, जीवाणु में या वायरस में। तो आप अच्छे से याद कर लें, ये आपकी साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होती है। जो जितने भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं उन सभी में हेट्रोसिस्ट नाम की कोशिका पाई जाती है, जो किसमें सहायक है, वो आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। तो आपका एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिवाइज हुआ और आपको अच्छे से याद भी हो चुका होगा, क्योंकि हम इसे एक बार और करा चुके हैं। ठीक है, हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, तो ये आपका किस में पाया जाता है, ये आपका साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। नील हरित शैवाल, जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है BGA। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आलू में उपस्थित आंखें होती, आलू में जो आई पाई जाती है वो क्या होती है, अग्रस्त कलिका होती है, कक्षीय कलिका होती है, अतिरिक्त कलिका होती है या अपस्थानिक कलिका होती है। तो देखो आलू में जो उपस्थित आंखें होती है वो क्या होती है, तो वो आपकी कक्षीय कलिका होती है। उन आंखों को क्या कहा जाता है, तो उन आंखों को आपका कक्षीय कलिका कहा जाता है, एक्सिस बर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आलू में उपस्थित जो आंखें होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो कक्षीय कलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कक्षीय कलिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। G0 चिन्ह का क्या अर्थ है, G0 चिन्ह का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी का मतलब क्या है। जब आप वो पढ़ोगे सोलिनेसी के बारे में पढ़ोगे, इनके समूह के बारे में पढ़ोगे, सोलिनेसी में क्या आता है, लेग्यूमिनेसी कुल के बारे में, इनके जब सूत्र पर चर्चा करोगे, सरसों का सूत्र क्या होता है, तब आपको एक ये शब्द मिलेगा G0, G1, G0, G2, A, ये शब्द आपको मिलेंगे। फीमेल मेल वाला, ये आपने ये चिन्ह देखे होंगे, ये वाले ये चिन्ह आपको तभी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब उनका हम सूत्र निकालते हैं। तो बात करते हैं G0 चिन्ह का क्या अर्थ होता है। तो जी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो जी का मतलब होता है गाइनोशियम। क्या होता है, गाइनोशियम। गाइनो GYNOCCE क्या है, GYNOCE, सॉरी यहाँ पर ई हो, यहाँ पर लिख रहा है GYNOCIUM, गाइनोसियम। ठीक है, जी का मतलब यहाँ पर क्या है, गाइनोसियम। गाइनोसियम का मतलब होता है जायांग। क्या होता है, जायांग। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, गाइनोसियम को हिंदी में कहा जाता है जायांग, और पुमंग को इंग्लिश में कहा जाता है एंडोशियम। क्या कहा जाता है, एंडोशियम। तो ये G0 चिन्ह क्या अर्थ है, जायांग उपस्थित है वहां पर, कि पुमंग उपस्थित है, जायांग उपस्थित है या पुमंग अनुपस्थित है। तो सबसे पहले देखो पुमंग की तो बात बिल्कुल खत्म हुई, क्योंकि गाइनोसियम का मतलब होता है जायांग। तो यहाँ पर G0 शब्द जहां पर लग जाए, बात समझ लेना कि वहां जायांग जो आपका है वो अनुपस्थित है। कैसा है, अनुपस्थित है। यहाँ पर देखो ये दो ऑप्शन लिखे, लेकिन दोनों गलत लिखे, तो आप यहाँ पर अनुपस्थित कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आप अनुपस्थित लिख लेना, अनुपस्थित। ठीक है, अनुपस्थित, यहाँ पर उपस्थित लिखा है तो यहाँ पर आप अब्सेंट कर लेना। तो G0 का जो मतलब होता है, G0 चिन्ह का जो मतलब होता है वो क्या होता है, जायांग अनुपस्थित है। वहां पर जो जायांग है वो कैसा है, अनुपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिनकोना के बीजों में प्रकीर्णन निम्न में से किसके द्वारा होता है। सिनकोना के बीजों में प्रकीर्णन जो है वो निम्न में से किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, जंतु द्वारा होता है या इन सभी के द्वारा होता है। इनके जो बीज हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाते हैं। तो देखो सिनकोना में जो आपका जो प्रकीर्णन होता है, जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो आपका वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है। क्यों होता है, क्योंकि सिनकोना के जो बीज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं और एक स्थान पे से दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा आसानी से पहुंच जाते हैं। सिनकोना के जो बीज होते हैं बहुत हल्के होते हैं, इसलिए इनका प्रकीर्णन जो होता है वो वायु के द्वारा आसानी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है,
आवृतबीजी पादपों में द्विनिषेचन से भ्रूणपोष का निर्माण है। यह भ्रूणपोष किसके बीजों में नहीं होता है? आवृतबीजी जो पौधे होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उन पादपों में द्विनिषेचन के भ्रूणपोष का निर्माण है। यह भ्रूणपोष किस बीजों में नहीं पाया जाता है? चना के, ऑर्किड के, मक्का के या अरंड के? तो आप अच्छे से याद कर लेना, चना में भी होता है, मक्का में भी होता है, अरंड में भी होता है भ्रूणपोष। लेकिन आपका ऑर्किड नाम का जो पादप होता है, इसमें आपका भ्रूणपोष, इनके जो बीज होते हैं उनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? तो वो आपका ऑर्किड नाम के पादप में भ्रूणपोष किसके बीज में नहीं पाया जाता है? तो ऑर्किड नाम के पादप में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, लेकिन बाकी के सभी में पाया जाता है। आवृतबीजी पादपों में द्विनिषेचन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। यदि आपसे पूछा है कि भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, तो द्विनिषेचन की क्रिया होती है, वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तब कहीं भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और यह भ्रूणपोष किस बीजों में नहीं पाया जाता है? तो वो ऑर्किड के बीजों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, बीजों के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? बीजों के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो उपयुक्त जो तापमान है होना चाहिए वो आपका 20 से लेकर 30 यानी कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए बीजों के अंकुरण के लिए। बीज यदि अंकुरित होगा तो तभी होगा जब आपका तापमान जो हो वो 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से विकसित जड़ कहलाती हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से विकसित जड़ क्या कहलाती है? मूसला जड़, जकड़ा जड़, अपस्थानिक जड़ या ग्रंथल जड़? तो देखो, मूलांकुर के अतिरिक्त जो जड़ें निकलती हैं पादपों में, उन जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अपस्थानिक जड़ें आपने बरगद में भी देखी होगी। जकड़ा जड़ जो होती है ये किस में पाई जाती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जकड़ा जड़ जो होती है वो आपके गेहूं में पाई जाती है। जो गेहूं होता है उसमें कौन सी जड़ें पाई जाती है यदि आपसे पूछा जाए तो ये आपकी जकड़ा जड़ें पाई जाती हैं। और बरगद की बात की जाए तो उसमें अपस्थानिक, आपने बार बरगद में बहुत लंबी लंबी जड़ें देखी होगी। तो ये मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भागों से विकसित जड़ें, पौधे के अन्य भागों से जो विकसित जड़ें होती हैं उन जड़ों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। चूसक जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं? चूसक जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं? अमरवेल जड़, अमरवेल में, सॉरी यहाँ जड़ नहीं लिखा है, अमरवेल, कमल, पान या आमा हल्दी? तो जो आपकी चूसक जड़ें होती है वो अमरवेल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? अमरवेल में पाई जाती है। अमरवेल क्या है? तो एक प्रकार का परजीवी पौधा। यदि आपसे परजीवी पौधा का नाम पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि एक परजीवी पौधा का नाम बताइए, तो परजीवी पौधा इनमें से कौन सा? अमरवेल। अमरवेल है वो एक प्रकार का परजीवी पौधा। ये अपना भोजन नहीं बना सकता है, ये अपना भोजन प्रकाश की सहायता से नहीं बनाता है। ये दूसरे जीवों से, दूसरे पादपों से अपना भोजन प्राप्त करता है। वो भी किन जड़ों की सहायता से? चूसक जड़ों की सहायता से। चूसक जड़ें इनमें पाई जाती हैं, उसी की सहायता से ये दूसरे पादपों से अपना भोजन खींचता है, इसलिए इसे परजीवी पौधा कहा जाता है। कैसा पौधा कहा जाता है? पैरासाइटिस प्लांट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं? श्वसन जड़ें किस पौधे में पाई जाती हैं? तो श्वसन जड़ें जो आपकी होती है वो राइजोफोरा नाम के पादप में पाई जाती हैं। किस पादप में पाई जाती है? राइजोफोरा। राइजोफोरा का ये पादप कहाँ पर उगते हैं? श्वसन जड़ें किन पादपों में पाई जाती है ये आपसे पूछा जाए तो जितने भी पादप दलदली स्थानों पर होंगे, दलदली स्थानों पर जितने भी पादप होते हैं, दलदली दलदली स्थानों पर जितने भी पादप होंगे उन सभी में श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। उन सभी में जो जड़ें होती हैं वो श्वसन जड़ें होती हैं। और इन जड़ों को यदि पूछा जाए ये ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी होती है, धनात्मक होती हैं? तो देखो, जो श्वसन जड़ें होती है वो, ये जड़ें क्या होती है? पृथ्वी से बाहर निकल आती है। जैसे ये हमारा पौधा है और नीचे ये जड़ें हैं, तो ये जड़ें क्या होती है? कुछ जड़ें ऐसी होती है जो पृथ्वी से बाहर निकल आती हैं, ऊपर आ जाती हैं। और ये जड़ें क्या होती है? श्वसन करने में सहायता पहुंचाती हैं, श्वसन करने में सहायता देती हैं।
और ये कैसी होती है, ये ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी होती है। वैसे तो जो जड़ें नीचे जा रही है वो धनात्मक गुरुत्वाकर्षी है, लेकिन कुछ जड़ें आपकी बाहर निकल आती हैं, इसलिए इनको ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि श्वसन जड़ें किस प्रकार की जड़ें, ऋणात्मक है या धनात्मक है। तब आप बता सकते हो ये ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी होती है, क्योंकि ये पृथ्वी के विपरीत जा रही है। वैसे जाना चाहिए तो इनको नीचे, लेकिन ये कहाँ जा रही है? ऊपर। कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी कहा जाता है। ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी भी कहा जाता है। और श्वसन जड़ें किन पादपों में पाई जाती है? तो जितने भी दलदली स्थानों पर पादप पाए जाते हैं उनको, उनमें सभी में क्या पाई जाती है? श्वसन जड़ें पाई जाती है, जैसे कि आपका राइजोफोरा। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाता है कि मैग्रोव पादप जो होते हैं, जितने भी मैग्रोव पादप हैं उनमें कौन सी जड़ें पाई जाती है? तो जितने भी मैग्रोव पादप होते हैं, मैग्रोव पादप का मतलब है ऐसे पादप जो दलदली स्थानों पर उगते हैं, उन सभी पादपों को मैग्रोव पादप भी कहा जाता है। और इन सभी में आपकी श्वसन जड़ें ही पाई जाती हैं। इन सभी पादपों में आपकी कौन सी जड़ें पाई जाती है? तो इन सभी में आपकी श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, और ये ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी होती हैं। कैसी होती है? ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी होती है। ये जड़ें दलदली भूमि से निकलकर ऊपर वायवी आ जाती है, हमने अभी आपको बताया है। और ये किस में पाई जाती है? राइजोफोरा में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती है? राइजोफोरा में, जो एक प्रकार का आपका मैग्रोव पादप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। मशरूम का खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है? मशरूम का खाए जाने वाला योग्य भाग होता है बेसिडियोकार्प, प्राथमिक कवक जाल, कवक तंतु, बेसिडियम बीजाणु। तो मशरूम क्या है? सबसे पहले बात करते हैं तो मशरूम एक प्रकार का आपका क्या होता है? कवक होता है, जिसे हम छत्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्रक के नाम से भी जाना जाता है, और ये खाने के काम आता है। तो आपसे पूछा गया है कि मशरूम में खाए जाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो मशरूम में जो खाए जाने योग्य भाग होता है वो आपका बेसिडियो कार्प होता है। मशरूम में जो खाया जाने वाला भाग होता है उस भाग को हम बेसिडियो कार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कोई नाम नहीं इसका, आप इंग्लिश में ही अच्छे से याद कर लेना, बेसिडियो कार्प। क्या कहते हैं? बेसिडियो कार्प कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मशरूम में खाए जाने योग्य जो भाग होता है वो आपका क्या होता है? बेसिडियो कार्प होता है। उसे क्या कहा जाता है? बेसिडियो कार्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में सर्वाधिक संख्या में जातियां पाई जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जातियां पाई जाती हैं? कवकों की। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कवकों की, मोस्ट या शैवाल की, या लाइकेन की। तो देखो विश्व में सबसे ज्यादा जो जातियां हैं वो किसकी हैं? वो आपकी कवकों की हैं। कम से कम इसकी अभी तक 1 लाख जातियां खोजी जा चुकी हैं। कितनी? 1 लाख जातियां इसकी खोजी जा चुकी है, और बहुत आगे भी, अभी शायद आपको आगे भी मिल सकती है। अभी ये निश्चित नहीं है कि 1 ही लाख है, और भी आगे आपको खोजी जा सकती है, आगे मिल सकती है आपको। ठीक है, जो खोजी जा सकती है। तो विश्व में सर्वाधिक संख्या में जातियां पाई जाती है वो आपकी किसकी पाई जाती है? कवकों की। मॉस, शैवाल, लाइकेन की अपेक्षा देखा जाए तो कवकों की सबसे ज्यादा जातियां हमारे वर्ल्ड में पाई जाती हैं, वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करें थोड़ा। सरसों का सफेद रस्ट रोग किसके द्वारा होता है? सरसों का सफेद रस्ट रोग है वो किसके कारण होता है? तो देखो सरसों में जो सफेद रस्ट है वो किसके कारण रोग होता है? व्हाइट रस्ट जिसे भी कह सकते हैं आप। तो सरसों में जो सफेद रस्ट रोग है वो आपका कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? किस कवक के कारण होता है? ये क्वेश्चन हम आपको कवक की जो नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी, भाग नंबर 2 आएगा, उसका पार्ट नंबर जो हमारा 2 आएगा उसमें हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। सरसों का किस में, सरसों में सफेद रस्ट किसके द्वारा होता है? गेहूं में काला कीट किसके कारण होता है? कैसे होता है? किस कवक के कारण होता है? ये सब क्वेश्चन हम आपको उसी क्लास में सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो उस क्लास को हम जल्दी अब कराने वाले, पीडीएफ बनी रखी है, ओनली आपको वीडियो बना के मुझे अपलोड करना है। अब वो कब कर दें? कल या परसों में हो सकती है। ठीक है, तो बात करते हैं सरसों का सफेद रस्ट रोग किसके द्वारा होता है? तो वो आपका कवक के द्वारा होता है। किस कवक के कारण होता है ये हम आपको उस क्लास में बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सफेद रस्ट रोग किसके कारण होता है या किससे संबंधित है ये रोग? तो आपका ये कवक से संबंधित रोग है, फंगस से संबंधित रोग है। ठीक है, तो सरसों में कौन सा रोग होता है? सफेद रस्ट रोग। गेहूं में कौन सा होता है? काला कीट रोग, जो पक्षीनिया के कारण होता है। ठीक है, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष बनता है। आवृतबीजी जो होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उन पौधों में भ्रूणपोष कैसे बनता है? कब बनता है? निषेचन से पहले, निषेचन के बाद, या अंडकोश का के बनने से पहले, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो आप अच्छे से याद कर लें,
जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें जो भ्रूणपोष होता है उसका निर्माण कब होता है, तो वो आपका निषेचन के बाद होता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब हो जाती है उसके बाद ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है बीज के अंदर। किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष कब बनता है, तो निषेचन के बाद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? सामान्य वसा के जो अणु होते हैं, ये जैसे ये एक वसा अणु, ये दूसरा अणु, तो इनके अणु में संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? किस बंध के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं? तो उस बंध का नाम है एस्टर बंध। किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? एस्टर बंध के द्वारा वसा के अणु संश्लेषण में रासायनिक बंध बनाते हैं। उस बंध का नाम क्या है? वसा के अणु जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वो किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? तो वो आपके एस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिप्टियोसोम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमने आपको कई बार सॉल्व भी कराया है। डिप्टियोसोम है राइबोसोम का एक बार है, कशाविका के संलग्न होने का स्थान है, श्वसन कणिकाएं हैं या गोल्गी बॉडी है। तो देखो डिप्टियोसोम जो ये शब्द है वो गोल्गी बॉडी के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए प्रयोग किया गया, किसके लिए यूज किया गया? तो ये आपका गोल्गी बॉडी जो होता है, गोल्गी काय होता है जो कोशिका के अंदर एक प्रकार का कोशिकांग होता है, उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं पादपों में या जंतुओं में। तो ये जो शब्द है आपका पादपों में प्राप्त किया। पादपों में आप गोल्गी बॉडी को डिप्टियोसोम कहोगे। पादप जो होते हैं उनमें जो गोल्गी बॉडी पाया जाएगा, जो गोल्गी का जो कोशिकांग है, उसे आप डिप्टियोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानोगे? डिप्टियोसोम। तो पादपों में जो गोल्गी काय होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे डिप्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। लेकिन जंतु कोशिका में इसे गोल्गी बॉडी ही कहा जाता है, गोल्गी काय ही इसे कहा जाता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो पादपों में गोल्गी काय को क्या कहा जाता है? डिप्टियोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से आपको दो क्वेश्चन अच्छे से मिलेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोश की अवस्था में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करने वाली विधि क्या कहलाती है? अब बचे हुए जो क्वेश्चन है, ये 8-10 जो भी क्वेश्चन बचे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो सहायक जनन प्रौद्योगिकी है उसके अंतर्गत भ्रूण को 8 कोश की अवस्था में फैलोपियन नलिका, जो आपकी फैलोपियन नलिका होती है, अंडवाहिनी नलिका होती है, उसके स्थानांतरण करने वाली विधि क्या कहलाती है? जब कोई भ्रूण 8 कोशिका का हो जाता है तो फैलोपियन नलिका में उसे स्थानांतरण किया जाता है, तो उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को क्या कहा जाता है? तो उस विधि को आपका कहा जाता है ZIFT। क्या कहा जाता है? ZIFT। अब ZIFT का मतलब क्या होता है? तो ZIFT की जो फुल फॉर्म होती है वो जायगोट और आई का मतलब है यहाँ पर इंट्रा और एफ का मतलब है फैलोपियन और टी का मतलब है यहाँ पर ट्रांसफर, यानी कि जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जब युग्मनज 8 कोश की हो जाता है, निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा। सबसे पहले निषेचन की क्रिया होगी, युग्मक आपस में मिलेंगे, जैसे कि ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है, और ये जब आपस में मिलेंगे तभी तो आपका युग्मनज बनेगा। और जब ये युग्मनज 8 कोशिकी हो जाता है, कितने कोश की हो जाता है? जब ये युग्मनज 8 कोश की हो जाता है तब किसी महिला के अंडवाहिनी नलिका में इसे स्थानांतरण किया जाता है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है? ZIFT कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ZIFT, जिसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी कि युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। जब ये 8 कोश की हो जाता है तो इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे ZIFT कहा जाता है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोश की अवस्था में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करने वाली विधि क्या कहलाती है? तो उसे हम ZIFT कहते हैं। अब बात करते हैं एक यहाँ पर ZIFT, GIFT भी इंपोर्टेंट है। तो GIFT का मतलब क्या होता है? तो इसे कहते हैं गैमीट। जी का मतलब यहाँ पर है गैमीट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है। ये क्या है? गैमीट का इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये भी एक सहायक जनन प्रौद्योगिकी की विधि है, ये भी ठीक है।
तो अब बात करते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इन दोनों की फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ZIFT और ZIFT और GIFT। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा IUT की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका क्या मतलब है। IUT की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी। ये भी एक प्रकार की विधि है, ये भी एक प्रकार की क्या विधि है, और इसका मतलब क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कॉपर टी का कार्य क्या है। कॉपर टी का कार्य क्या है। विदलन को रोकना, निषेचन रोकना, उत्परिवर्तन रोकना या पाचन रोकना। तो निम्न में से जो कॉपर टी होता है एक प्रकार का बाधा यानी कि जनन को रोकने की क्रिया ये, तो इसका मतलब है निषेचन को रोकना। कॉपर टी का जो प्रयोग किया जाता है वो कब किया जाता है, निषेचन को रोकने के लिए किया जाता है। कॉपर टी लगने से उससे लगने निकलने वाले Cu जो आयन होते हैं, Cu2+ आयन जो होते हैं, वो शुक्राणुओं की गतिशीलता, जो स्पर्म होते हैं उनकी गतिशीलता और निषेचन की क्षमता को कम कर देते हैं। ये कॉपर टी का प्रयोग कब किया जाता है, निषेचन को रोकने यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया को रोकने के लिए कॉपर टी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार की रासायनिक विधि है। ठीक है, कुछ प्राकृतिक विधियां होती है, कुछ रासायनिक विधियां होती है, तो उसमें आपका एक ये रासायनिक विधि है कॉपर टी। कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है निषेचन को रोकने। इसमें जब ये कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है तो इसमें Cu2+ के आयन निकलते हैं, जो क्या करते हैं शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन की क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्रवाह नियोजन की कुछ विधियां हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, निषेचन को रोकना। कॉपर टी का प्रयोग कब किया जाता है, निषेचन को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, परखनली शिशु द्वारा जन्मे जन्मे प्रथम शिशु का नाम क्या था। परखनली शिशु द्वारा जन्मे प्रथम शिशु का नाम क्या था। विश्व में सबसे पहले जो परखनली शिशु पैदा किया गया था, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किया गया था, उसका नाम क्या था। तो देखो उसका जो नाम था वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। उसका नाम है लुइसी जॉय ब्रोइन। लुइसी जॉय ब्रोइन, ये एक लड़की का नाम था। किसका नाम था, एक गर्ल थी, और ये सबसे पहले विश्व में पैदा की गई थी। यानी विश्व में परखनली शिशु जो था सबसे पहले जो इस विधि के द्वारा जो बच्चा पैदा किया गया था, उस बच्चे का नाम, उस शिशु का नाम क्या था, तो लुइसी जॉय ब्रोइन, जो एक क्या थी, लड़की थी। और ये विश्व की पहली है। कब की, विश्व की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अब बात पूछी जाए आपसे कि भारत में कौन सी है। भारत में सबसे पहले परखनली शिशु के द्वारा कौन सा उस शिशु का नाम बताइए, ये आपसे पूछा जाए, तब आप क्या बताओगे। तब आपको बताना होगा कनुप्रिया अग्रवाल। कनुप्रिया अग्रवाल ये भारत की प्रथम परखनली शिशु द्वारा जन्मी प्रथम शिशु थी। ये भी लड़की थी और ये भी लड़की ही थी। तो भारत की पूछ जाए तो कनुप्रिया अग्रवाल बताओगे, विश्व की यदि आपसे पूछ जाए तो ल्यूसी जॉय ब्रोइन बताओगे। परखनली शिशु द्वारा जन्मे प्रथम शिशु का नाम क्या था, तो आपका लुइसी जॉय ब्रोइन था। क्या था, लुइसी जॉय ब्रोइन। और ये जो विधि है ये किसके द्वारा प्रयोग की गई थी, मतलब इस परखनली शिशु को किसने ये शिशु किसने उत्पन्न कराया था, इस विधि को किसने प्रयोग किया था यदि आपसे ये पूछा जाए तो दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम है स्टेप्टो एवं एडवर्ड्स। ये जो दो नाम लिखे हुए, इन दो वैज्ञानिकों के द्वारा ये शिशु सबसे पहला पैदा किया गया था। ठीक है, प्रथम शिशु जो था वो परखनली शिशु के द्वारा जो विकसित किया गया था, वो उनका नाम क्या था, लुइसी जॉय ब्रोइन। किन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था ये काम, तो आपका वो स्टेप्टो एवं एडवर्ड्स नाम के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन अब बात यहाँ पर लिखा हुआ डी ऑप्शन में केवल ए सही है। तो देखो आपको आपको ए ऑप्शन ना लगा के आपको फिर डी ऑप्शन पर टिक करना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं कर देना, हमने अभी कर दी, देखो हो गई गलती होती है। यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे थे लेकिन आपको ऑप्शन नंबर ए टिक नहीं करना है, फिर आपको केवल ए लिखा हुआ है यही आपको टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, फर्टिलाइजर नामक रासायनिक पदार्थ किससे स्रावित होता है। फर्टिलाइजर नामक रासायनिक पदार्थ किससे स्रावित होता है, एक्रोसोम से, शुक्राणु के मध्य भाग से या अंडाणु से। तो देखो फर्टिलाइजर नाम का जो रासायनिक पदार्थ है वो अंडाणु से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, अंडाणु, यानी कि जो ओवम होते हैं उसी से ये स्रावित होता है। नर युग्मक को क्या कहा, सॉरी, मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है, नर युग्मक को शुक्राणु यानी स्पर्म कहा जाता है। तो जो अंडाणु होता है उसी से फर्टिलाइजर नाम का रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। ठीक है,
एक्रोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये शुक्राणु के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, जो अंडाणु को भेदने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अंडाणु को भेदने में ये एक्रोसोम जो होते हैं वो ये से रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। तो लाइसोजाइम नाम का जो अंडाणु को भेदने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। शुक्राणु के मध्य भाग की बात की जाए तो शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो इसको ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्राणु के मध्य भाग में एक कोशिकांग होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो क्या करता है? ऊर्जा देता है। शुक्राणु को जो ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा मिलती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या था हमारा? फर्टिलाइजर नामक रासायनिक पदार्थ किससे स्रावित होता है? तो वो आपका अंडाणु से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में भ्रूण के विकास की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। मनुष्य में भ्रूण के विकास की प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो भ्रूण के विकास में जो सही प्रावस्थाएं वो क्या है आपकी, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले आपका युग्मनज बनेगा। युग्मक जब मिलेंगे, निषेचन की क्रिया होगी तो युग्मनज जायगोट बनेगा। फिर विदलन होगा वहां पर। विदलन होने के बाद आपका ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला के बाद आपका गैस्टुला होता है और उसके बाद कहीं भ्रूण का निर्माण होता है। तो यही आपका क्रम है। सबसे पहले आपको याद करना है युग्मनज। युग्मनज के बाद फिर विदलन होता है, जिसे क्लीवेज कहते हैं। CLEAUVAGE, क्लीवेज इंग्लिश में कहा जाता है। उसके बाद ब्लास्टुला क्रिया होती है। ब्लास्टुला के बाद फिर गैस्टुला क्रिया आती है। तो ये क्रम आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना, और ये क्रम आपसे पूछा भी जा सकता है और पूछा भी जाता है कि मनुष्य में भ्रूण के विकास का सही प्रावस्थाओं का क्रम क्या है। तो सबसे पहले युग्मनज, फिर विदलन, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला होता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ज्यादा नहीं क्वेश्चन बचे, ओनली 2-3 क्वेश्चन बचे आपके। महाकायता किस हार्मोन के अतिस्रावण के फलस्वरूप होता है? महाकायता यानी कि शरीर का बहुत भीम कायता कह सकते हो, जिसे हम बहुत लंबा मोटा ताजा होना। महाकायता किस हार्मोन के अतिस्रावण यानी बहुत ज्यादा स्रावण के फलस्वरूप होता है? STH, MSH, ACTH या प्रोलैक्टिन? तो आप लोग अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। STH हार्मोन यानी सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। STH इसे शॉर्ट में कहा जाता है, वैसे फुल में पूछा जाए तो सोमेटो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। ट्रोफिन सोमेटोट्रोफिन नाम का हार्मोन होता है, जिसे हम STH कहते हैं। और या इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। इसे वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं ये कहाँ से स्रावित होता है। तो ये जो आपका हार्मोन होता है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, और इसे हिंदी में कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम सोमेटोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं, जो महाकायता को बढ़ाने में यानी भीम कायता आपका वृद्धि शरीर को बहुत ज्यादा बड़ा करने में अजीब से लगने लगते हैं। इसे यदि ये हार्मोन की अधिकता हो जाए तो आपका शरीर बहुत अजीब सा लगने लगता है। महाकायता यानी भीम जैसे लगने लगते हो। तो महाकायता किस हार्मोन के अतिस्रावण के फलस्वरूप होता है? तो ये आपका STH सोमेटोट्रोफिन हार्मोन या वृद्धि हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्णनाल में विद्यमान मोम ग्रंथि को क्या कहा जाता है? कर्णनाल जो कान की नली होती है उसमें विद्यमान मोम ग्रंथि को क्या कहा जाता है? श्वेत ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि या बसा या तेल ग्रंथि? तो मोम ग्रंथि को क्या कह सकते हो आप? बसा या तेल ग्रंथि कहोगे। क्या कहोगे? बसा या तेल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कर्णनाल में विद्यमान मोम ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो बसा या तेल ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, NCERT क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आसुर ग्रंथियों में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। आसुर ग्रंथियों में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। जो आसुर ग्रंथियां होती हैं उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंखों की जो ग्रंथियां हैं हमारी आसुर ग्रंथियां हैं, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो हमारी आंखों की सुरक्षा भी करता है, जीवाणुओं कवकों से सुरक्षा भी करता है? पेप्सिन होता है, लाइसोजाइम होता है, राइबोजाइम होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप अच्छे से याद कर लेना, वो आपका लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो आपके आसुर ग्रंथियों में पाया जाता है। आंसू जो आपके निकलते हैं उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो वो आपका लाइसोजाइम होता है। इसका काम होता है जीवाणुओं से सुरक्षा करना, उसके साथ साथ कवकों से सुरक्षा करना, बाहरी जो हानिकारक चीजें उनसे ये सुरक्षा करता है। कौन? लाइसोजाइम। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस अनुपस्थिति के कारण तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन और बचा है आपका, क्योंकि वहां पर हमने 19 क्वेश्चन को छोड़ के 20 डायरेक्ट आ गए थे, इसलिए आपका एक क्वेश्चन और है यहाँ पर आगे 51। निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति के कारण तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम वहां पर 19 क्वेश्चन को छोड़कर डायरेक्ट 20 पर आ गए थे और हमें आपको 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराने थे, तो 50 तो हमने आपको पूरे 50 कराए। भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले तो वो आपका 1991 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1991 यानी कि 51 ईस्वी में सबसे पहले ये प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका राइट आंसर होगा। 1951 में आपका भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, जो हमने पीछे आपको 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास को हमने कंप्लीट किया। यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट कराए और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की, जितना हमसे हो सका उतना अच्छे से हमने आपको समझाया। जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और एक बार आपको फिर दोबारा से हमारी तरफ से गंगा दशहरा और फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी। आप देख रहे हो गले की हालत क्या हो चुकी है। और लाइक करना, और अभी अभी आप हमसे जुड़ रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बायोलॉजी विद आरती यादव। तो आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद, जय भारत।